हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करती हूं क्लास 10 की जो फर्स्ट फ्लाइट आपकी बुक है उसकी न्यू पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। और इसी पोएम के आज हम कवर करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बोले तो MCQs। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है इसमें मैं कोशिश करूंगी कि पूरा का पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाए और साथ में साथ आपको स्टोरी भी, आपको जो पूरी पोएम है वो भी समझ में आ जाए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्लास किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक सारे ही सब्जेक्ट्स के सभी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक पहुंचा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जो क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में आपके घर तक पहुंचा रहा है और आपको कुछ नहीं करना, बस आना है एंड लर्न फ्रॉम आवर वीडियोज़। इसी के साथ लेट्स बिगिन विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ आवर न्यू पोएम। Question number 1. Who is the poet of the poem The Tale of Custard the Dragon? तो ये जो पोएम है जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसके पोएट, इसके कवि कौन हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन रहेंगे और जो सबसे सही ऑप्शन होगा या जो बेस्ट ऑप्शन आपको लगता है कि हाँ ये सबसे करेक्ट ऑप्शन है, उसे आपको करना है एक टिक मार्क। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए वॉल्ट विटमैन, बी ऑगडेन नैश, सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट या डी कार्ल सैंडबर्ग। तो अगर आपने मेरे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देखे, MIQs के वीडियोस देखे या गलती से भी अपनी बुक अगर खोल ली अगर आपने, तो विद इन अ सेकेंड आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्लियरली ऑप्शन नंबर बी ऑगडेन नैश इज द पोएट ऑफ द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। Next, identify the poetic device used in the line and the little yellow dog was sharp as mustard. ये जो लाइन है and the little yellow dog was sharp as mustard, ये लाइन आपकी पोएम में से है और वो पूछ रहे हैं कि इस पोएम में, इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। तो ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है जब दो वर्ड्स साइड बाय साइड एक ही लाइन में आते हैं और उन दोनों वर्ड्स के जो मीनिंग्स होते हैं वो ऑपोजिट्स होते हैं, यानी वो विलोम शब्द होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन में दो वर्ड्स साथ में आ गए बिग एंड स्मॉल, तो दोनों क्या है आपस में, ऑपोजिट्स हैं, यानी उस लाइन में ऑक्सीमोरॉन नाम का पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर कहीं भी मुझे ऑपोजिट वर्ड्स नहीं दिख रहे, दैट मीन्स ऑक्सीमोरॉन यूज़ नहीं हुआ है। फिर बात आती है ऑप्शन बी मेटाफर की। मेटाफर में क्या होता है, दो अनयूजुअल चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाता है, उनका आपस में कोई सिमिलैरिटी नहीं होती, यानी कंप्लीटली दो डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन होता है जिनका आपस में कोई तालमेल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉग को, यानी जो कोहरा, धुंध जो आसमान में फैल जाता है, उसको अगर मैं कंपेयर कर दूं एक कैट से, तो क्या दोनों आपस में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों का आपस में कंपैरिजन किया जाता है। तो मुझे यहाँ पर किन्हीं कोई भी दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन नहीं दिख रहा है। दिख तो रहा है जैसे लिटिल येलो डॉग बहुत शार्प था मस्टर्ड की तरह, यानी डॉग, एक डॉग को कंपेयर कर दिया है यहाँ पे मस्टर्ड यानी राई के जो दाने होते हैं, सीड्स होते हैं, उससे कंपेयर किया गया है। लेकिन अगर आप यहाँ देखो बीच में एक वर्ड आ गया है एज, अगर एज लग जाता है बीच में या वर्ड लग जाता है लाइक, तो कोई दूसरा पोएटिक डिवाइस यहाँ यूज़ हुआ है। ओके, दैट मीन्स मेटाफर यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि बीच में क्या आ गया है, वर्ड आ गया है एज। अगर ये वर्ड एज नहीं आता या वर्ड लाइक, ये वाला वर्ड अगर लाइक यूज़ किया गया होता, अगर ये वर्ड भी अगर नहीं होता, तो क्लियरली यहाँ पे मेटाफर लगता। फिर आता है एनाफोरा। एनाफोरा वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी पोएम की कुछ लाइंस के जो बिगनिंग के लेटर्स होते हैं, बिगनिंग के जो वर्ड्स होते हैं, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही बातें, वही कुछ वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ रिपीट होता नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे एनाफोरा पोएटिक डिवाइस नहीं लगा है। लास्ट ऑप्शन है सिमिली। सिमिली में आप दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हो, कोई भी दो चीज़ें, लेकिन जब आप उनको कंपेयर करते हो तो बीच में वर्ड लगा देते हो, या तो एज या तो लाइक। तो जब दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन होता है और अगर बीच में वर्ड आ जाए एज या लाइक, तो क्लियरली वहाँ पर सिमिली होता है। अगर ये एज नहीं होता तो यहाँ पे मेटाफर लग जाता है, लेकिन एज है, दैट मीन्स यहाँ पे क्लियरली ऑप्शन नंबर डी सिमिली पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, डैश वॉज सार्कास्टिकली कंपेयर्ड टू द ब्रेव नाइट पर्सिवल। नाइट में ये जो नाइट वर्ड है, इधर पे के साइलेंट है इसलिए हम नाइट बोल रहे हैं। नाइट क्या होता है, जो किंग आर्थर थे उनके कोर्ट में, उनके राज्य में जो फाइटर्स होते थे, जो सोल्जर्स होते थे, उनको हम नाइट कहते थे, जिनमें से किसी का नाम शायद पर्सिवल होगा। तो किसको यहाँ पर सार्कास्टिकली
कंपेयर किया गया है ब्रेव यानी बहादुर फाइटर पर्सिवल के साथ? तो ऑप्शंस है ए इंक, बी ब्लिंक, सी बेलिंडा या डी कस्टर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इंक उनकी कौन थी? किटन, पेट किटन थी। क्या उसको कंपेयर करा गया था क्या? नहीं। बी ब्लिंक यानी जो स्मॉल ग्रे कलर का माउस था, क्या उसको कंपेयर किया था? नहीं। सी बेलिंडा यानी वो स्मॉल गर्ल जिसके पास ये सारे पेट्स थे, क्या उसको कंपेयर करा गया था क्या ब्रेव नाइट पर्सिवल से? नो। दैट मीन्स क्लियरली ऑप्शन नंबर डी कस्टर्ड जो कि पेट ड्रैगन था बेलिंडा का, उसको सार्कास्टिकली कंपेयर किया गया था। अरे ये तो भाई बहुत ब्रेव नाइट है पर्सिवल नाम का, किंग आर्थर के कोर्ट का। क्यों उसको सार्कास्टिकली उसको टॉन्ट कर रहे थे? क्यों? क्योंकि वो एक बहुत कावर्ड था। लोग वो चुपचाप बैठा रहता था कोने में, कहता था मुझे तो एक पिंजरा दे दो जिसमें मैं अंदर बैठा रहूं। तो उनको उसका सब मजाक उड़ाते थे ये बेलिंडा और दूसरे पेट्स, और कहते थे ये तो भाई क्या है, बहुत ब्रेव नाइट है किंग आर्थर के कोर्ट का जिसका नाम पर्सिवल है। तो क्लियरली डी ऑप्शन कस्टर्ड को ये लोग सार्कास्टिकली उससे नाइट से कंपेयर करते थे। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द कस्टर्ड ऑफ द ड्रैगन? द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये जो पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इस पोएम की थीम क्या है? यानी पोएम का अगर हम थीम देखें कि किस बेसिस पर पूरी पोएम लिखी है, लेट्स चेक द ऑप्शंस। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, फर्स्ट थीम बोल रहे हैं कि अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, यानी इंसान अपीयर कैसा करता है, दूसरों को दिखाई कैसा देता है, और एक्चुअली वो पर्सन रियलिटी में कैसा है। जैसे पोएम में जो कस्टर्ड ड्रैगन है वो कैसा अपीयर करता है कि मैं बहुत कावर्ड हूँ, यानी मैं कायर हूँ, डरपोक हूँ, एक केज एक पिंजरे में रहना चाहता हूँ। लेकिन रियलिटी में वो क्या था? बहुत करेजियस, बहुत ब्रेव, बहुत हिम्मत वाला था, क्योंकि उसी ने पायरेट के आने पर पायरेट से लड़ाई करी, उससे फाइट करी और उसको खा के, उसको किल करके दूसरों की जान बचाई। तो यस, ये एक थीम हो सकती है। नेक्स्ट, ब्रेवरी यानी बहादुरी के ऊपर है, तो यस कस्टर्ड की बहादुरी दिखाई गई है इस पूरी पोएम में। नेक्स्ट, करेज यानी हिम्मत, उसके अंदर हिम्मत यानी कस्टर्ड की हिम्मत दिखाई कि किस तरीके से उसने नाइट को उसने पायरेट को, जो समुद्री डाकू होते हैं, उनको फेस करा उसको और उसको खा गया। तो यस, उस बारे में भी है। जेलिसी, क्या ये जेलिसी के बारे में है? कैन यू से कि ये पूरी पोएम में जलन की जो भावना है कहीं पे आ रही है? तो यस, हम कह सकते हैं कि जेलिसी भी है। क्यों? क्योंकि जो दूसरे पेट एनिमल्स है, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड और इनफैक्ट बेलिंडा भी, ये चारों पहले थैंक यू बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं कस्टर्ड को कि थैंक यू, तुमने पायरेट से हमारी जान बचाई। लेकिन उन्होंने उसके बाद क्या बोला? इंक और ब्लिंक क्या बोलते हैं? अरे हम तो अगर कंफ्यूज नहीं होते ना उस टाइम पर पायरेट के आने पर, तो हम तो 3 गुना ज़्यादा ब्रेवरी दिखा सकते थे। और मस्टर्ड क्या बोलता है, जो डॉग होता है, मैं तो भाई 2 टाइम्स और ज़्यादा ब्रेवरी दिखाता अगर उस टाइम कंफ्यूज नहीं होता। तो थैंक यू तो बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि जेलस वाली फीलिंग है, जल रहे हैं कहीं ना कहीं कस्टर्ड की ब्रेवरी से, इसीलिए क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं अरे हम कंफ्यूज नहीं हुए होते तो हम तो और ब्रेवरी दिखाते अपनी भाई। यस, तो यस, जेलेसी का जो फैक्टर है वो भी है। तो क्लियरली ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन टू दिस question. Next, the tale of Custard the Dragon poem narrating a story in a short stanzas is called a या and dash। ये जो पूरी पोम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये पूरी स्टोरी, एक पूरी कहानी नरेट कर रहे हैं कि कही गई है एक अलग अलग स्टैंजाज, अलग अलग पैराग्राफ्स में। ले लो, पैराग्राफ हम चैप्टर में बोलते हैं, स्टैंजाज हम पोम के केस में बोलते हैं। तो ये क्या है? क्या ये पोम एक फ्री वर्स पोम है? फ्री वर्स पोम वो होती है जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती, कोई आपस में तालमेल नहीं होता लाइंस में, कोई लिरिकल राइमिंग वर्ड्स नहीं होते। फ्री वर्स पोम है, मतलब कहीं से भी कुछ भी कैसे भी स्टार्ट हो रही है। तो ये ऐसे तो नहीं है। पोम में प्रॉपर सीक्वेंस बताया गया है स्टोरी की तरह कि पहले ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, फिर पायरेट आया था, फिर कस्टर्ड ने ऐसा किया। ओके, क्या ये एक बलाड है? बलाड मीन्स कि अ लॉन्ग पोम, एक लंबी सी कविता, लॉन्ग पोम, जिसको सॉन्ग के फॉर्म में, गाने के फॉर्म में गा गा के राइमिंग वर्ड्स यूज़ कर करके आप बताओ। तो यस, क्लियरली ये एक पोम बलाड ही है। क्या ये पोम एक लिरिक है? लिरिक में क्या होता है, एक आप जब अपनी खुद की पर्सनल फीलिंग्स, थॉट्स, डीप थिंकिंग, काफ़ी सोच विचार करके जब आप लिखते हो तो वो एक लिरिक होती है। तो इसमें कोई ऐसा सोच विचार करके डीप थिंकिंग अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, ये तो कहीं ना कहीं ह्यूमरस टाइप की एक लॉन्ग सॉन्ग फॉर्म में, गाने के फॉर्म में एक बलाड है। क्या ये एपिक है? एपिक मतलब बड़ी सी कहानी, लॉन्ग स्टोरी जो काफ़ी एक्साइटिंग होती है और बड़ी लेंथी सी स्टोरी होती है। तो क्लियरली ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सॉन्ग है और जिसको लॉन्ग स्टोरी फॉर्म में गा के बताया गया है। ये एक्चुअली में कोई स्टोरी या कोई कहानी नहीं है। तो क्लियरली ऑप्शन नंबर बी, बलाड इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट, and he held in his teeth a cutlass bright. What is a cutlass? ये जो लाइन है and he held in his teeth a cutlass bright, पूछा जा रहा है यहाँ पर ये कटलस जो है, कटलस ये होता क्या है। यहाँ पे बताया गया कि ही माने कौन, पायरेट जो उन पे अटैक करने आया था उसकी बात हो रही है यहाँ पे कि जो पायरेट आया था उसने अपने दांतों में एक कटलस ग्लास फंसाया हुआ था। तो ये कटलस क्या है? तो ऑप्शंस हैं अ शॉर्ट स्वॉर्ड विद अ कर्व्ड ब्लेड, एक छोटी सी स्वॉर्ड, एक छोटी सी तलवार जिसकी ब्लेड कर्व्ड होती है, समथिंग इस टाइप की जिसका ऐसे छोटा सा हैंडल निकला रहता है। तो ये वाली जो शॉर्ट स्वॉर्ड होती है जिसका ब्लेड ऐसे कर्व रहता है उसे हम कटलस कहते हैं। तो यस, फर्स्ट ऑप्शन राइट है, लेकिन और आगे के ऑप्शंस देखते हैं। अ बिग हैमर, एक बड़ा सा हथौड़ा, क्या कटलस होता है? नहीं। अ शॉर्ट एक्स, एक छोटी सी कुल्हाड़ी है क्या? नहीं। अ बिग स्वॉर्ड, एक बड़ी सी तलवार, तो बड़ी सी तलवार नहीं है, छोटी सी स्वॉर्ड है जिसका कर्व ऐसे नाइफ रहता है, कर्व्ड उसका ब्लेड रहता है, तो वो पायरेट ने मुंह में अपने फंसाया हुआ था जब वो अटैक करने आया था। तो इसका ही मीनिंग कटलेस होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, he went at the pirate like a robin at a worm. Why has this comparison been used here, just like the robin catches the worm? तो he went at the pirate like the robin at the worm, ये जो लाइन है आपकी पोएम की ही लाइन है। ही कौन है यहाँ पे बात हो रही है कस्टर्ड की, ओके। और रॉबिन कौन होती है? रॉबिन होती है एक बर्ड जो क्या खाती है? वर्म्स, यानी कीड़े मकोड़े। जैसे ही ये बर्ड रॉबिन किसी कीड़े मकोड़े वर्म को देखती तो फटाफट जाके बिना किसी डीले के, बिना रुके उस वर्म पे जाके अटैक कर देती है। तो बताया जा रहा है कि जो कस्टर्ड है वो पायरेट पे जाके ऐसे अटैक करा जैसे रॉबिन बर्ड किसी वर्म को देखकर उस पर अटैक करती है। तो ये कंपैरिजन क्यों यूज़ हुआ है यहाँ पर? जैसे कि एक रॉबिन वर्म को कैच करती पकड़ती है, कस्टर्ड अटैक द पायरेट आफ्टर केयरफुल ऑब्जर्वेशन। जैसे रॉबिन बर्ड वर्म को जाके फटाफट से कैच करती पकड़ती है, कस्टर्ड ने जब पायरेट पर अटैक किया था तो बहुत केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बाद किया था, यानी बहुत आराम से देखा, समझा, ऑब्जर्व किया कि अच्छा अरे पायरेट आया है, इसको देखेंगे समझेंगे, फिर अटैक किया। क्या उसने ऐसे किया था? बिल्कुल भी नहीं। जैसे रॉबिन वर्म को देख के अटैक करती है, उसने बिना डीले के फटाफट जाके उस पर अटैक किया। कस्टर्ड अटैक द पायरेट विदाउट डीले, बिना रुके, बिना लेट करे, फटाफट तुरंत जाके अटैक किया। यस। कस्टर्ड अटैक द पायरेट लेजीली, बहुत आराम से, सुस्ती से, आलस भरे वे में गया और फिर जाके कहा ओके मैं तुम्हें अटैक करता हूँ। बाबा इतने में तो वो कस्टर्ड को ही गोली मार देता क्योंकि उनके पास पिस्टल्स थी। कस्टर्ड अटैक द पायरेट स्मूथली, बहुत आराम से जाके उसके ऊपर लैंड हुआ, धीरे धीरे मार रहा था। बाबा ऐसे नहीं किया था, उसने बिना डीले पे जाके फटाफट उस पर अटैक किया। तभी रॉबिन जिस तरीके से वर्म को कैच करती है, तभी रॉबिन बर्ड से कस्टर्ड के अटैक को कंपेयर किया गया है। Next, so option B is the right option to this question, okay? Next, the pirate gaped at Belinda's dragon means that, ये जो लाइन है अगेन आपकी पोएम की लाइन है कि जो पायरेट था उसने गेप किया, यानी मुंह खोल के घूर घूर के बेलिंडा के ड्रैगन को देख रहा था। तो इस लाइन का मतलब क्या है? ऑप्शंस है द पायरेट वॉज लुकिंग एट द ड्रैगन, वो सिंपली ड्रैगन को देख रहा था। अगर वो देख रहा था तो वर्ड लुकिंग यूज करते, गेप्ड वर्ड यूज नहीं करते। द पायरेट वॉज शॉक टू सी सच अ बिग ड्रैगन, जैसे पायरेट अटैक करने आया वो एकदम शॉक हो गया, हैरान हो गया कि किसी के घर में एज अ पेट ड्रैगन भी है। तभी वो गेप कर रहा था, यानी मुंह और आंखें से खोल के उसको घूर घूर के देख रहा था। तो यस, दिस कैन बी एन आंसर। द पायरेट गॉट स्केर्ड ऑन सीइंग द ड्रैगन, वो एकदम डर गया ड्रैगन को देख के। वो बिल्कुल नहीं डरा, उसने तो पिस्टल निकाल के अटैक भी किया, लेकिन वो बुलेट्स जो है मिस हो गई थी। तो ये भी नहीं है, नन ऑफ दी अबव हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्लियरली हमें हमारा आंसर मिल गया है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में वो गेप्ड का मीनिंग पूछ रहे हैं एक डिफरेंट तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ के। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पायरेट डू टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द फाइट? कस्टर्ड से फाइट करने के लिए पायरेट ने अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर किया, तैयारी करी? ऑप्शंस, गल्प्ड सम ग्रॉग। ग्रॉग क्या होती है? ग्रॉग एक अल्कोहलिक ड्रिंक होती है, लिकर होती है, जो यूजुअली सेलर्स, ये जो समुद्री डाकू होते हैं वही पीते हैं। और गल्प करना जैसे गट 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 करके जल्दी जल्दी पीना। तो अपना जल्दी से उसने अपना ऐसे सिल्वर कलर का ऐसे कंटेनर निकाला, थोड़ी सी ग्रॉग पी रखी और बोला चलो रेडी फॉर द फाइट। तो यस, उसने ऐसा किया था। हैड सम ब्रेथ, बड़ी लंबी सी गहरी सांस ली उसने? नहीं भाई। शाउटेड अ वॉर क्राई, यानी फाइट स्टार्ट करने से पहले उसने बहुत ज़ोर से कोई नारा लगाया। वॉर क्राई यानी लड़ाई या जंग चालू होने से पहले कोई तेज़ चिल्ला के कोई स्लोगन, कोई नारा लगाया?
ऐसा कुछ नहीं किया। मेड अप हिज माइंड, पायरेट ने अपना माइंड मेड अप किया, यानी कि उसने अपने माइंड में अपने आप को प्रिपेयर किया, समझाया कि ओके अब मुझे फाइट के लिए जाना है, अपने आप को प्रिपेयर किया उसने। तो ऐसा कुछ नहीं था, क्लियरली उसने फटाफट ग्रॉग अल्कोहल ड्रिंक पी एंड ही वॉज ready for the fight. So option A is the right option to this question. Next, Belinda is a brave as a barrel full of bears. What does the underlined phrase mean? ये जो पूरी लाइन है ये आपकी पोम की ही लाइन है। अब आपको जो ये फ्रेज अंडरलाइंड है, बैरल फुल ऑफ बेयर्स, इसका मीनिंग बताना है। बोला जा रहा है कि जो बेलिंडा है वो इतनी ब्रेव है, इतनी बहादुर है कि जैसे बैरल फुल ऑफ बेयर्स होता है। अब बैरल का मतलब बड़ा सा कंटेनर और बेयर्स मतलब भालू। अब इसका ये मतलब तो नहीं होगा ना कि बेलिंडा इतनी ब्रेव, इतनी बहादुर है कि एक बड़ा सा बैरल, बड़ा सा कंटेनर भालुओं से भरा हुआ है, उतनी वो ब्रेव है। ये तो हो नहीं सकता। तो इस अंडरलाइंड फ्रेज का इंटरनल मीनिंग क्या है? ऑप्शंस है, अ पर्सन विदाउट फेयर ऑफ वॉट मे हैपन, एक ऐसा इंसान जिसमें कोई डर नहीं होता कि ओके क्या हो जाए क्या ना हो पता नहीं, बट उसको तो किसी भी चीज़ का डर नहीं है। तो येस, यू कैन से दिस इज द राइट आंसर। फिर भी ऑप्शंस देखते हैं। अ बैरल विच कंटेन्स बेयर्स इनसाइड, एक ऐसा बैरल, एक ऐसा बड़ा सा कंटेनर, बर्तन जिसमें अंदर बहुत सारे बेयर्स हैं यानी भालू हैं। ऑब्वियसली ये मीनिंग नहीं होगा। अ ग्रुप ऑफ बेयर्स यानी पूरे भालुओं का एक ग्रुप, एक पूरा झुंड, ये भी नहीं होगा। एंड ऑब्वियसली ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव नहीं होगा, क्योंकि क्लियरली हमें वो आंसर मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बेलिंडा के लिए कहा जरूर गया कि वो ब्रेव थी, बैरल फुल ऑफ बेयर्स, लेकिन वो अपने लिए सिर्फ बोस्ट करती थी, अपने लिए सिर्फ बड़ा चढ़ा के बोलती थी। लेकिन जब एक्चुअली पायरेट आया तो वो डर के भाग गई, चिल्ला चोट करने लगी। वो ब्रेव नहीं थी बल्कि वो भी डरपोक थी। वो सिर्फ कस्टर्ड को कावर्ड यानी कायर और डरपोक कहती थी। इनफैक्ट वो खुद थी और उसके पेट्स भी क्या थे? कावर्ड थे। सिर्फ कस्टर्ड ही था जो ब्रेव था। ओके, सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको इस पोएम के एमसीक्यूज बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जो वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट पर जाइए विच इज़ magnetbrains.com। वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, हमारे ई नोट्स, ई बुक्स सब कुछ ईजिली मिल जाएंगे, जिनके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो तब तक प्लीज स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।